हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज पेज नंबर 2 हम लोग सीखेंगे। पेज नंबर 2 में सबसे अपर दिया है सेल्स। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट का हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, हम एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। उसके बाद आगे का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगता है, आपको अच्छे से समझ में आता है, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो दिया है, यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। आपने देखा होगा कि बिल्डिंग ईंटों से बनी होती है। एक एक ईंटों की जॉइंट कर करके, ठीक है ना, एक एक रख रख के क्या बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। सिमिलरली उसी तरह से सजीवों के शरीर, द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टिनी यूनिट कॉल्ड सेल्स। उसी प्रकार सजीवों के शरीर छोटी छोटी इकाइयों से बने, इकाइयों मीन्स क्या होता है, यूनिट, इकाइयों से बने होते हैं, जिन्हें कोशिका यानी कि सेल्स कहते हैं। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। कोशिकाओं को केवल यानी कि सेल्स को केवल सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। कुछ जीव केवल एक कोशिका से बने होते हैं, यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है। द सेल्स इज इनक्लोज्ड बाय थिन आउटर बाउंड्री। कोशिका एक पतली बाहरी सीमा से घिरी होती है, कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। मोस्ट सेल हैव अ डिस्टिंक्ट सर्टेनली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। अधिकांश कोशिकाओं में केंद्र में स्थित एक विशिष्ट गोलाकार संरचना होती है, जिसे न्यूक्लियस या नाभिक कहा जाता है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सबस्टेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है, जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो आपको ये सेल्स अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेल्स जो है हमारा किस तरह से होता है और क्या वर्क करता है। ठीक है, तो चलिए नीचे शुरू करते हैं चैप्टर। देखिए यहाँ पर पिछले पेज में लीव्स तक बता दिया था, हम लोग करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड से, इसके जस्ट स्टेप से। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। हवा से CO2 पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों के माध्यम से ली जाती है। These pores are surrounded by guard cells। ये छिद्र यानी पोर्स, छिद्र रक्षक कोशिकाओं गार्ड सेल्स से घिरे होते हैं। ठीक है। Such pores are called स्टोमेटा। ऐसे छिद्रों को स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। ठीक है। बूझो wants to know how water and minerals absorbed by roots reach the leaves। जानना चाहते हैं कि जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज पत्तियों तक कैसे पहुंचाते हैं। तो चलिए नीचे जानते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द बेसल विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स। पानी और खनिजों को पाइप की तरह चलने वाले वेसल्स के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। जड़ों द्वारा लाया गया पानी और खनिज तनों यानी कि स्टेम्स, शाखाओं द्वारा लाया जाता है। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव्स। वे पोषक तत्वों को पत्तियों तक पहुंचाने या पहुंचने के लिए एक सतत मार्ग बनाते हैं। You will learn about transport of mineral in plants in chapter 11। आप चैप्टर 11 में ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है
Paheli wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot. जानना चाहते हैं कि पत्तियों में ऐसा क्या खास है कि वे भोजन का संश्लेषण कर सकते हैं लेकिन पौधे के अन्य भाग नहीं कर सकते। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों है। लिखा है द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। पत्तियों में क्लोरोफिल नामक एक हरा रंग द्रव्य यानी कि पिगमेंट होता है। इट हेल्प लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। यह पत्तियों को सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को कैप्चर करने के लिए मदद करता है। This energy is used to synthesize food from carbon dioxide and water. इस ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोजन के संश्लेषण यानी कि बनाने में किया जाता है। Since the synthesis of food occur in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. क्योंकि भोजन का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसलिए हमने पाया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूरा करने के लिए क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी की आवश्यकता है। इट इज़ यूनिक प्रोसेस ऑन अर्थ। यह पृथ्वी पर एक अनूठी प्रक्रिया है। द सोलर एनर्जी इज़ कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। सौर ऊर्जा पत्तियों द्वारा स्टोर कर ली जाती है और भोजन के रूप में पौधों में जमा हो जाती है। Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organisms. इस प्रकार सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत है। Can you imagine life on Earth in the absence of photosynthesis? क्या आप प्रकाश संश्लेषण के अभाव में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना कर सकते हैं? In the absence of photosynthesis, there would not be any food. प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में कोई भी भोजन नहीं होगा। The survival of almost all living organisms directly or indirectly depend upon the food made by the plants. लगभग सभी जीवित जीवों का जीवन या जीवित रहना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पौधों द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर करता है। Besides oxygen, which is essential for the survival of all living organisms, is produced during photosynthesis. ऑक्सीजन के अलावा जो सभी जीवित जीवों के लिए अस्तित्व के लिए आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होती है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए इसी के साथ ये पेज फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।